नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में एक नया नारा तेज किया जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है और ये कोशिश हुई है जनता दल यूनाइटेड की ओर से, क्योंकि एनडीए में तो तय ही है कि चुनाव जब कभी होगा नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। और नीतीश कुमार यह मानते नहीं हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है और वे कुछ बीमार भी हैं। वे कहते हैं आज भी हम चुस्त दुरुस्त हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो नया नारा जो दिया जा रहा है, बिहार में 25 फिर से नीतीश। 2015 भी हमें याद है कि जब प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में जुड़े थे, महागठबंधन बना था, तो नारा गढ़ा गया था, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। तो 2020 में इस तरीके का कोई नारा नहीं देखा गया था जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अशोक चौधरी भी एक कैंपेन चला रहे हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान। तो नीतीश कुमार भी चुनावी मोड में और जेडीयू के भीतर भी अब संगठन को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। आज ही हमने देखा कि जो नए सदस्य हैं, जो नए प्रकोष्ठ हैं, जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ बैठक हुई। विजेंद्र यादव का एक बयान लेकर थोड़ा सा उलझन भी पैदा हो गया कि मैं जेडीयू में नहीं हूं। बाद में उन्होंने कह दिया मजाक है। तो बिहार में 25 फिर से नीतीश, क्या इतना आसान है? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, कल पहले चरण की यात्रा समाप्त होगी, परसों दुबई चले जाएंगे। 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए थे, चिराग पासवान की भी विशेष मदद प्राप्त थी और इस बार प्रशांत किशोर भी है। और आप घटनाक्रम भी राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देख रहे हैं कि जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो दिल्ली को भी देख लें, बिहार को भी देख लें, बिहार में 25 फिर से नीतीश। कितना आसान, कितना कठिन, आपकी टिप्पणी, शुरुआत यहीं से करें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस चुनाव में क्या होगा, कितना आसान है कितना मुश्किल है, इस पर बाद में आएंगे। पहले जो नारा है उस नारे जी पर बात करें। चुनाव में नारों का बड़ा महत्व होता है, राजनीति तो नारों के हिसाब से ही चलती है। जी तो उस इस नारा जो अभी अभी जो नया नारा बताया गया है कि बिहार में 25 फिर से नीतीश, जी और एक उस वो नारा था 2014 का जो नारा आपने बताया कि बिहार में बाहर है 2015 का नीतीश बिहार में बाहर है, फिर से 2015 का, हाँ, नीतीश बिहार में कुमार। बाहर है नीतीश कुमार है। इन दोनों नारों का फर्क देखिए, कंट्रास्ट देखिए नारों का। देखिए, नारे जो गढ़े जाते हैं ना, उन नारों का एक समाज शास्त्र होता है, जी उनमें एक राजनीतिक संदेश होता है। हम्म ये जो नारा है बिहार में 25 फिर से नीतीश, इसमें कोई समाज शास्त्र नहीं है, हम्म इसमें कोई संदेश नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जिसको तुकबंदी बोलते हैं या जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जो हिंदी में पढ़ाया जाता है, कई अलंकार होते हैं, उसमें एक अनुप्रास अलंकार होता है। तो जी ये अनुप्रास है कि 26 और नीतीश आपने अनुप्रास मिला दिया तो एक नारा बन गया। हम्म 25 सिर्फ बिहार में थोड़े आ रहा है, 25 तो पूरे देश में आ रहा है। हम्म तो 25 बिहार में 25 फिर से फिर से नीतीश। उसका इस नारे में कोई समाज शास्त्र नहीं है, इस नारे में कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा हुआ है। हम्म आप देखिए, जो वो नारा था 2015 का कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उसमें एक बड़ा संदेश था। हम्म संदेश ये था, बाहर जो समझते हैं कि बाहर का मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी, जो अच्छी चीजें जी हो। बसंत का हम्म मौसम जो होता है उसको बाहर का मौसम बोलते हैं, तो हम्म सारी चीजें अच्छी होती हैं उस समय। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं बिहार में, और वो नीतीश कुमार की वजह से है, और आगे भी बिहार में बाहर रहेगी जब नीतीश कुमार रहेंगे। हम्म उस नारे को आप डिकोड करेंगे तो उसका मैसेज ये था। ये पिछले जो 2005 में तक जो बंजर था, जो बियाबान था बिहार का, जो बीहड़ था बिहार का, उस बीहड़ से, जिसको उर्दू में जो बहार जिसको बोलते हैं, उसका उल्टा जो होता है, जो जो फिजा खिजा होती है, तो हम्म खिजा की रुत थी बिहार में, चारों तरफ उजाड़ पतझड़ का मौसम था, उससे निकाल करके नीतीश कुमार बहार के मौसम में ले आए, हम्म और वो बहार नीतीश कुमार की वजह से कायम रहेगा। तो उस नारे का एक बड़ा राजनीतिक संदेश था हर व्यक्ति के लिए, उसमें एक सामाजिकता भी थी। इस नारे में कुछ नहीं है, इस नारे में ये सिंपल उसी तरह का नारा है जैसे प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि 4 जून 400 पार। तो हम्म ये उसी तरह का अनुप्रास हो गया है कि
हमको 2 तो मई हम दीदी गई। हाँ, 2 मई दीदी गई। तो ये हुँ, उस तरह का नारा हो गया कि एक जी, अनुप्रास अलंकार बन गया, इसमें एक तुकबंदी हो गई। देखिए, हुँ, हम लोग को तो लगता है कि 4 जून की तारीख ही इसलिए रखी गई थी मतगणना की, ताकि ये कहा जा सके कि 4 जून 400 पार। तो हुँ, क्या हुआ, 400 पार का नारा आप दे रहे थे, 240 पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। तो ये बिल्कुल, उस इस तरह के नारों का, ये इस तरह के नारे जनरली कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए लगाए जाते हैं। इसका सिर्फ एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, और कुछ हद तक वो उद्देश्य पूरा भी होता है। जैसे एक नारा लगता है हमेशा चुनाव में कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जी, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता है, इसका कोई हुँ, सामाजिक संदेश नहीं होता है। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये नारा लगाया जाता है। तो उसी तरह से ये कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का एक नारा है कि बिहार में 25 फिर से नीतीश। इसके अलावा नारे के पीछे जब आप नारा गढ़ते हैं जिस पर आपको चुनाव लड़ना होता है, तो उससे आपको एक मैसेज देना होता है बृहत्तर मतदाताओं के समूह को। हुँ, वो मैसेज इसमें नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो नारा था कांग्रेस का कि हाथ बदलेगा हालात, सिर्फ हुँ, 3 शब्द का नारा था ये। लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश था, बड़ी राजनीति थी इसके पीछे कि हालात खराब हैं। जी, पहले तो आपको आपको बिना कुछ कहे ये बताना होता है अपने नारे से कि क्या स्थिति है। तो हुँ। हाथ बदलेगा हालात मतलब हालात खराब हैं, और हाथ उस हालात को बदलेगा, बेहतर करेगा। हाँ, अब 2014 में भी लेकिन बहुत हुई महँगाई की बार, अब की बार बहुत मोदी सरकार। हाँ, एक-एक चीज़ें थी, बहुत बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब फिर से अब की बार मोदी सरकार। तो हुँ, अब की बार मोदी सरकार खाली अपने आप में कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन जब उसको जी, आप महँगाई से जोड़ते हैं, महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हैं, रोज़गार से जोड़ते हैं, तो उसका एक मैसेज हो जाता है। हुँ, तो वो इस नारे में हाथ बदलेगा हालात, 3 शब्द का नारा इतना क्लिक किया, इतना हिट हुआ, समूचे अपोजिशन को उसका फ़ायदा मिला। लोगों ने एक मैसेज ग्रहण किया, उसका एक संदेश जो था वो ग्रहण किया। तो हमेशा नारों में जैसे कांग्रेस का सबसे जो पुराना नारा था, आपको याद होगा, सब आदमी को याद होगा, जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर मुहर जी, लगेगी हाथ। हाँ, तो ये नारा जो है हिंदी के महान कवि श्रीकांत वर्मा ने लिखा था। हुँ, और ये वो नारा तब से आज तक चलता आ रहा था, जब तक राहुल गांधी ने जाति जाति कहना नहीं शुरू किया, तब तक वो नारा चल रहा था। तो ये बिल्कुल, जैसे जिंगल्स बनते हैं, ये श्रीकांत वर्मा ने जिस समय ये नारा लिखा था, लगभग उसी समय लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, वहां ये लाइन भी उन्होंने ही लिखी थी, श्रीकांत वर्मा जी, ने ही जी, लिखी। हुँ, तो ये जो नारा है था, तो इसमें बड़ा मैसेज था। इंदिरा गांधी उस समय सबसे बड़ी नेता थी, तो उनकी बात पर और जात और पात दोनों पर नहीं। तो हुँ, एक मैसेज आप देते हैं नारे से। नारा ऐसा गढ़ा जाना चाहिए है जो प्रशांत किशोर ने नारा 15 में बिहार में गढ़ा, या जब वो दिल्ली में आए, दिल्ली में जब वो पिछला चुनाव था, नीति इनके अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल की कंटिन्यूटी वाला चुनाव था, तो हुँ, उन्होंने एक नारा गढ़ा, लगे रहो केजरीवाल। तो हुँ, लगे रहो केजरीवाल का बड़ा भारी मैसेज हुआ। हुँ, क्या मैसेज उसका ये था कि भाई जो वो कंटिन्यूटी बनाए रखनी है केजरीवाल की, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, जिसका बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। तो केजरीवाल लगे हुए हैं और इनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए लगे रहो, कंटिन्यूटी बनी रहे। दिल्ली के जी, लोगों को एक मैसेज, ये दिल्ली के लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि लगे रहो केजरीवाल। अभी बिल्कुल, फिर केजरीवाल के लिए कि ये जो नारा पड़ा गढ़ा गया कि केजरीवाल आएंगे, सिर्फ 2 हुँ, शब्द है, केजरीवाल आएंगे। इसमें कुछ दूसरा नहीं कहा गया है, लेकिन जेल से छूटेंगे, ये भी उसका मैसेज था। ये उनके हुँ, जेल से छूटने के पहले जब ये तय हो गया कि अब छूटेंगे वो, क्योंकि बाकी सब हुँ, लोगों को जमानत मिल गई है, सारे कारोबारी और नेता बरी वहां से जमानत पर छूट गए हैं। तो केजरीवाल आएंगे, तो ये नारा केजरीवाल आएंगे मतलब जेल से छूट के आएंगे और वापस दिल्ली की सत्ता में भी आएंगे। तो सिर्फ 2 शब्द का नारा है, लेकिन इतना मैसेज देने वाला नारा है। तो इस तरह बिल्कुल, से नारे जब गढ़े जाते हैं, उसे एक सामाजिक मैसेज दिया जाता है, एक राजनीतिक संदेश दिया जाता है, और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरा जाता है। 3 पहलू होते हैं। ये जी, जो नारा है, इसमें सिर्फ एक पहलू है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का पहलू है कि अगली बार फिर नीतीश आए, 25 में फिर हुँ, नीतीश। हुँ, अनुप्रास है, तुकबंदी है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का है, लेकिन कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, कोई सामाजिक संदेश नहीं है, कोई जो सामाजिक स्थितियों को प्रकट करने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, और राजनीतिक यथार्थ को प्रतिकित करने वाली भी कोई चीज इस नारे में नहीं दिख रही है। हो सकता है कि और भी नारे आए, लेकिन इस नारे हाँ, में नहीं नारे सिर्फ एक आएँगे मुख्य और चुनाव। देखिए देव प्रकाश सिंह साहब पटना हाई कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, हमारे पैनलिस्ट भी हैं। उन्होंने फेसबुक एक टिप्पणी की जो तीसरी शक्ति उभर रही है। घनानंद का याद दिलाया कि किस तरीके से घनानंद ने चाणक्य को चुनौती दी थी हम्म, और कहा था तुम क्या ठहरे? तुम तो एक राजनीति शास्त्र के जानकार हो, तुम हम्म, राजनीति कहाँ जानते हो? लेकिन राजनीति शास्त्र के जानकार चाणक्य ने
फिर किस तरीके से घनौंदन को परास्त किया, यह कहानी भी उन्होंने बिहार के संदर्भ में कह दी। हाँ, तो ये तो आप जब आप किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को कितना हल्के में लोगों ने लिया था, कितना लाइटली हुँ, लिया था कि भाई बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के पास न नेता है, अकेले अपने नेता हैं, वो भी नेता क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हुँ, अधिकारी रहे हैं, उनके पास न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, लेकिन पार्टी और संगठन ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आजकल समय आइडिया का है। आपके पास अगर आइडियाज़ हैं, तो उस आइडियाज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, उसको किसी भी तरह के कैपिटल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्थिक पूँजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राजनीतिक पूँजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइडिया की ज़रूरत होती है, ये विचार की हुँ, ज़रूरत होती है, ये पॉलिटिक्स भी माइंड गेम है, पॉलिटिक्स अब सड़क पर उतर करके सिर्फ राजनीति करने का नहीं है, उसको वो एक बिल्कुल, पार्ट है उसका, लेकिन ये माइंड गेम है। तो हुँ, जो पार्ट आप प्रशांत किशोर को सड़क पर उतर के करना चाहिए, वो सड़क पर उतर के भी कर रहे हैं। हुँ, उस पर तो सबको चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो सड़क पर उतर नहीं सकते हैं पैदल चलने के लिए, और तेजस्वी यादव भी पैदल नहीं चल रहे हैं, पैदल तो प्रशांत किशोर चल रहे हैं। ये भी हाँ, देखिए एक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है अजीत जी, कि भाई कुछ लोग एयर कंडीशन गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। सभी पार्टियों की घोषणा हो रही है कि हाँ, हम बिहार की यात्रा करेंगे। तो गाड़ी यात्रा हो रही है और दूसरा व्यक्ति है जो पद यात्रा कर रहा है। और अब देखिए तरह-तरह के उदाहरण दिए जाने लगे कि जब अंबानी आए, नए-नए काम में आ रहे थे, तो बॉम्बे डाइंग वालों ने कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो? इसमें कुछ तुम्हारा होना है। लेकिन हुँ। फिर क्या फ़र्क आया, बॉम्बे डाइंग कहाँ रह गया और रिलायंस कहाँ चला गया, इसके उदाहरण भी दिए जाने लगे हैं। है, ये जब भी इस तरह का आपने नए प्लेयर को जो एक नए आइडियाज के साथ आ रहा हो, आपने उसकी अनदेखी की हो, अपमानित करने की कोशिश की हो, ये तो कहते ही हैं लोग। पहले ये बहुत पुरानी कहावत है जो राहुल गांधी के संदर्भ में भी कही जाती है कि पहले लोग आपका आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक हुँ, बनाएंगे आपका, फिर वो आपसे लड़ने लगेंगे। तो ये उस समय पहले आपको अनदेखी करेंगे, इग्नोर करेंगे पहले, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे लड़ने लगेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। तो ये एक साइकिल है कि अब पहले आपने जो राहुल गांधी के मामले में हुआ कि इग्नोर किया कि राहुल गांधी तो कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है राहुल गांधी, जैसे प्रशांत किशोर के लिए कहा गया कि कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर तो पॉलिटिकल मैनेजर हैं, चुनावी बिल्कुल। रणनीतिकार हैं, तो वो कैसे हुँ, चुनाव, वो तो थोड़े। फिर वो कहा गया, कई लोगों ने कहा कि ये सब नेता के पीए को और सब नेता के स्ट्रेटजिस्ट को लगता है कि वही नेता बन जाएगा, तो हाँ। आपने इग्नोर किया। फिर आप हंसी उड़ा रहे थे, अब आप गंभीरता से लेने लगे, आप लड़ेंगे उनसे तो हो सकता है कि वो जीत जाए। अब वो क्या नहीं, होगा, वो चुनाव भी होगा। दोनों पक्ष यही चाहते हैं अजीत जी कि भाई हमको आपस में लड़ने दिया जाए। हाँ। देखिए कि हाँ, यदि आप जेडीयू, बीजेपी वालों से बात करें, तो वो कहेंगे आप तेजस्वी यादव की चर्चा करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा करिए, बुरा करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मतलब आरजेडी वालों से बात कीजिए, वो कहेंगे नीतीश कुमार की चर्चा कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता है। लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा मत कीजिए। खैर, प्रशांत किशोर की चर्चा करें, ना करें, यह बात की बात। लेकिन बिहार में 3 शक्ति, 2 तो स्थापित हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। आमने-सामने हैं और तीसरे प्रशांत किशोर। एक राजनैतिक टिप्पणीकार के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब हम लोग एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो नीतीश कुमार जो पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौती क्या है, और यही चारों तेजस्वी यादव के लिए और प्रशांत किशोर के लिए। देखिए, अभी के समय में अगर हम लोग तीनों फोर्सेज को देख करके चलें, तो जी। चुनाव में अभी सबसे बेटर पोजीशन नीतीश कुमार ही है। हम्म। और वो बेटर पोजीशन इसलिए है नीतीश कुमार, क्योंकि जो उनकी मुख्य चुनौती अब तक रही, अभी तो प्रशांत किशोर की चुनौती आनी है, अब आ रही है। अब उनकी बिल्कुल। पार्टी बनेगी 2 अक्टूबर को और संगठन खड़ा होगा, वो कैंडिडेट सिलेक्शन शुरू करेंगे, तो उनका स्ट्रेंथ दिखेगा, उनकी राजनीतिक ताकत दिखेगी। अभी तो आइडिया के लेवल पर वो बहुत ही बढ़िया है। जी। तो मुख्य मुकाबला जो आरजेडी के साथ है, जो आरजेडी जो मेन चैलेंजर है नीतीश कुमार का, उसके पास जो 2-3 चीजें हैं जो नहीं है। सबसे पहला तो चेहरा नीतीश कुमार के का मुकाबला करने वाला चेहरा नहीं है। वैसा भरोसेमंद चेहरा, वैसा विश्वसनीय चेहरा, आम आदमी के बीच में अपील करने वाला चेहरा आरजेडी के पास नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव का चेहरा आता है, तेजस्वी यादव युवा हैं, लोग उनसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं, वैसे ही उनके पीछे बहुत बड़ी छाया लालू प्रसाद की आती है। जी। बहुत बड़ी छाया, विशाल छाया है, वो विशाल बरगद के पेड़ है। लालू यादव कोई वो फेनोमेनन है, आप खुद ही कहते हैं हम्म, कितनी बार, कोई वो फेनोमेनन है लालू यादव। तो अभी तेजस्वी यादव उनकी छाया में खड़े हैं, चाहे जितने भी स्वतंत्र हो गए। तो हम्म, 2 चीजें यहाँ आकर के उनके निगेटिव हो जाती हैं। एक तो नीतीश कुमार का चेहरा, जिस पर लोग भरोसा करते हैं आज भी, और तमाम आलोचनाओं के बावजूद कहते हैं कि उनको नहीं दें तो किसको दे दें।
एक भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर लोगों का है कि ये व्यक्ति नुकसान किसी का नहीं कर रहा है, समाज में कोई विद्वेष नहीं फैला रहा है, समाज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, और विकास की रफ्तार बहुत नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रही है, मारकाट नहीं है, जातीय विभाजन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स नहीं है। तो ये एक स्ट्रेंथ है नीतीश कुमार की, ये जो छवि है सुशासन बाबू की जो उनकी छवि है। दूसरा, पढ़ा लिखा नेता होने की छवि है, विनम्र नेता होने की छवि है, कमजोरों और वंचितों के लिए बोलने सोचने वाली छवि है। तो ये चीजें हैं नीतीश कुमार का जो स्ट्रेंथ है, ये लाइक करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का स्ट्रेंथ है कि वो यूथ है, युवा है, लेकिन जो युवा के नाते जिस तरह से उनको कनेक्ट करना चाहिए पब्लिक से, पब्लिक के साथ जाना चाहिए और पब्लिक में युवाओं की तरह होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी लगता है कि युवाओं की तरह है, वो साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो समुद्र में कूद जाते हैं, डाइव कर देते हैं जहाज पर से और लोगों के साथ तैरने लगते हैं, वो युजुत्सु जो जापानीज मार्शल आर्ट का है वो भी खेलते हैं, वो भी जात के लोगों के साथ लड़ते हैं। तो आप यूथ हैं, जबकि वो 50 साल के हो गए, 54 साल के हो गए, और तेजस्वी तो उनके मुकाबले अभी 20 साल छोटे हैं, 18 साल छोटे हैं। तो इनको युवा की तरह दिखना भी चाहिए है, युवा की तरह आचरण भी करना चाहिए, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वो ये लैक करते हैं। एक तो किलर इंस्टिंक्ट जो होना चाहिए नीतीश कुमार के अंदर, वो है कि हमको चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए जो बंदोबस्त करना पड़े, जो उपाय करना पड़े, जो नीतिगत फैसले करने पड़े, जिसके साथ अलायंस करना पड़े, बिल्कुल वो जो उनके अंदर है, वो भी तेजस्वी लैक करते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ भी अपने से नहीं बनाया है, उनको सब बना बनाया मिला हुआ है, जो एक तरह से जो उनकी ताकत है तो उनकी वीकनेस भी है कि वो नहीं कर पाते हैं। उनको लालू यादव ने बना करके दे दिया है जिस पर उनको आगे अपनी राजनीति करनी है। लालू यादव ने एमओआई का समीकरण बना के दिया, ये कह रहे हैं कि हम ए टू जेड करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ जुड़ा नहीं है। एमओआई के अलावा एक मल्लाह थोड़ा बहुत जुड़ा मुकेश सहनी की वजह से, उसके अलावा कुछ जुड़ा नहीं है। तो वो उनकी वीकनेस यहाँ भी आ जाती है सामने। जो नीतीश कुमार की ताकत है कि वो लॉकुश का समीकरण बना करके राजनीति करने आए, उसमें उन्होंने महादलित भी जोड़ लिया, दलित को 2 हिस्सों में बांट करके महादलित जोड़ दिया, फिर अति पिछड़ा जोड़ लिया, फिर महिलाओं के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने डेवलप कर दी जो महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। तो वो ये कहते हैं तेजस्वी यादव ए टू जेड, उन्होंने नीतीश कुमार ने करके दिखाया हुआ है, वो अलग अलग समूहों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो ये एक उनका स्ट्रेंथ है। तेजस्वी यादव के पीछे बैगेज बहुत बड़ा है, अगर आप देखिएगा तो ये बैगेज बहुत बड़ा है उनके पीछे जंगल राज का। वो चीजें अब नहीं होंगी। हम सब लोग कई बार बहस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि 2005 के पहले का बिहार, वो समय नहीं लौटने वाला है, लेकिन लोगों की स्मृति में अभी भी वो चीजें हैं 2005 के पहले वाली। और जंगल राज का की बात बीजेपी और जेडीयू दोनों करते हैं, तो ये एक वहां वीकनेस हो जाता है। बैगेज जो उनका है वो वीकनेस है, उससे पीछा छुड़ाने की तमाम कोशिश के बावजूद वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। एक और स्ट्रेंथ बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है कि उनके पास बीजेपी से अलायंस है, जिसका केंद्र में जिसकी सरकार है, जिससे डबल इंजन की सरकार हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो भी एक पिछड़ी जाति के नेता होने की उनकी भी पहचान है। चिराग पासवान के साथ तालमेल है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तालमेल है, जीतन राम मांझी के साथ तालमेल है। मतलब एक इंद्रधनुष किस्म का अलायंस है नीतीश कुमार के पीछे, जो उनके साथ खड़ा है और उनको नेता एक्सेप्ट कर रहा है, जिसने कहा हुआ है कि नेता हम नीतीश कुमार के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा स्ट्रेंथ अभी तेजस्वी यादव नहीं डेवलप कर पाए हैं। उनके पास जो पार्टी है वो कांग्रेस है, जिसको अभी बहुत सारी चीजों का जवाब देना है। कांग्रेस भी उस नीतीश लालू यादव के साथ रह के उसके जो पीछे का बैगेज है वो कांग्रेस के साथ भी है, और केंद्र में 55 साल 60 साल के राज का भी है उसके साथ। और कांग्रेस का कोई सामाजिक समीकरण बिहार में नहीं बन रहा है किसी स्थिति में। जो उसका सामाजिक समीकरण है वो वही है जो आरजेडी का है जी। वो नहीं, उनकी अलायंस नहीं बन पाया है बहुत बढ़िया। लेफ्ट पार्टीज है, लेकिन आइडिया के लेवल पर लेफ्ट पार्टीज अपना रिलीवेंस खो रही हैं धीरे धीरे। ये पूरे बिहार में ये प्रमाणित है आइडियाज के लेवल पर, क्योंकि उनका जो आइडियाज है वो ऑब्सोलेट हो गया है, उसमें कुछ नया नहीं किया उन लोगों ने। मार्क्स की जो किताबें हैं उस किताब में बाद के किसी भी विचारक ने एक चैप्टर भी नहीं जोड़ा है। आप समझ के चलिए कि 1884 के बाद उस पूरे आइडिया में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। बिल्कुल। तो ये वो फिर आप स्टैग्नेंट हो गया है आइडिया के लेवल पर। जब आप स्टैग्नेंट हो गए तो आपके पास व्यवहारिक राजनीति में कुछ ज्यादा नहीं रह जाता। तो ये एक जो वीकनेस है, अलायंस का वीकनेस है, आइडियाज की कमी है, चेहरे की कमजोरी है, पिछला बैगेज है, हिस्ट्री है आपके साथ, और नीतीश कुमार का जो चेहरा है, नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, सुशासन की जो पहचान है उनकी,
उसके मुकाबले कहीं अभी अभी आरजेडी का या तेजस्वी यादव या लालू यादव का चेहरा नहीं है। और ये जी, मानने में कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम लोग, आपने भी कहा कि पिछली बार चिराग पासवान का योगदान नहीं होता तो फिर 30-40 सीट की ही पार्टी थी आरजेडी। आज उसकी जी, स्ट्रेंथ दिख रही है, वो नहीं दिख रही होती है स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण उतना बड़ा नहीं है, लीडरशिप उतना विश्वास नहीं जगा पा रहा है। तो ये अभी कह सकते हैं इन दोनों की तुलना में नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार तो खैर तीनों के मुकाबले बेटर पोजीशन है, लेकिन आरजेडी के मुकाबले ज्यादा बेटर पोजीशन है हर मामले में। हर पैरामीटर पर आप 10 पैरामीटर रखिएगा, उस 10 के 10 में उनको बढ़त है, कोई एक जी, पैरामीटर ये नहीं। तो आपने एसडब्ल्यूओ बता दिया, लेकिन थ्रेट नहीं बताया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का थ्रेट क्या है? नहीं तो हम अब आ रहे हैं, जब जी, हम प्रशांत किशोर के साथ उनको कंपेयर करने आएंगे, जो तीसरी ताकत बिल्कुल। उभर रहे हैं, तो हुँ, उनके सामने जो थ्रेट है वो पता चलेगा। थ्रेट देखिए तेजस्वी यादव नहीं है, हुँ, ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी थ्रेट नहीं है। अगर बीजेपी जेडीयू का अलायंस पक्का है तो वो थ्रेट नहीं है आरजेडी। जी, प्रशांत किशोर एक चुनौती हो सकते हैं। वो चुनौती इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनके पास भी आइडियाज हैं। एक तो वो बिल्कुल। आइडियाज है, दूसरे हुँ, कोई बैगेज नहीं है। हुँ, कोई बैगेज उनके पीछे नहीं है। जो बैगेज, जो उनका इतिहास है, वो उल्टा बिहार के लोगों को गर्व से भरने वाला है कि हुँ, हमारा एक आदमी, बिहार का एक व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी की, जिसने जिसने आकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया, बनाया बल्कि, और मुख्यमंत्री जो बने उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर उनके उनके रणनीतिकार थे, प्रशांत किशोर ने उनको बनाया। और प्रधानमंत्री बनाने में भी, नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में भी उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। तो ये चीजें देखिए, अब हम लोग के पास तो कुछ और है नहीं और बिहार वो के इस लोगों के बात पास। को भी नहीं छुपाते हैं कि देखिए जब बात चली प्रशांत किशोर, जगदानंद कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे, तो वो कहते हाँ, हैं कि हाँ, मैं पांडे हूँ। और देखिए कल से मैं देख रहा हूँ कि बिहार के जो सोशल मीडिया हैं, उसमें एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि ठीक है, आपने प्रशांत किशोर को पांडे कह दिया, लेकिन आप जो पांडे कहकर पांडे से दूर रहना चाहते हैं, वो ज़रूरत के समय आप पांडे से दूर नहीं जाते। हाँ, अभी लालू जी को जब एंजियोप्लास्टी करानी थी और मुंबई के एशियन हॉस्पिटल में करा रहे थे, तो जो उनके डॉक्टर हैं वो डॉक्टर पांडा हैं, वे भी ब्राह्मण हैं। तो आप कहाँ गए? जब ज़रूरत हुई तो आपने डॉक्टर पांडा को चुना। तो हम्म, ज़रूरत के वक़्त आप यह नहीं देखते हैं कि ये ये ब्राह्मण है पांडे है। हाँ, या फला हाँ, ये पांडा है कि ये पासवान है। हम्म, और एक नई बहस कि बिहार को भाई समाजवाद की ज़रूरत है, बिहार को राष्ट्रवाद की ज़रूरत है कि बिहार को विकासवाद की ज़रूरत है। इस पर भी लोग बहस करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो प्रशांत किशोर के बारे में हम जो कह रहे थे अभी बीच में, जी, फिर उसकी, इस पर आपने जो कहा इस पर हम आएँगे। हम जी। बिहार के लोगों के पास कुछ है नहीं ज़्यादा, अतीत पर गर्व करने के सिवाय अभी कुछ है नहीं। हुँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग के पास क्या है गर्व करने के लिए? दुनिया भर की फैक्ट्रीज़ लोगों के पास है जिस पर वो लोग गर्व करते हैं। बिल्कुल। हम लोगों के पास तो एक आईपीएल की टीम भी नहीं है कि हम लोग उसको भी चीयर अप कर सकें। तो हुँ, हम लोगों के पास गर्व करने के लिए सिर्फ़ अपना अतीत है, स्वर्णिम अतीत है। उस अतीत पर हम लोग गर्व करते हैं। उसमें कोई आदमी, एक चाणक्य हुए थे, जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी चाणक्य को कोट करता है, चाणक्य की तस्वीर लगी हुई देखते हैं, तो हम लोग को गर्व होता है कि ये हमारे यहाँ के थे। जी, तो ये हम लोग के पास वो चीज़ है, उस पर गर्व करना है। किसी की उपलब्धि हो, उस उपलब्धि पर हम लोग गर्व करते हैं। हुँ, तो ये प्रशांत किशोर ने वो एक गर्व करने का मौका दिया कि आप कहें कि बिहारी हैं, और प्रशांत किशोर भी बिहारी हैं। ये हम दिल्ली में हैं, वहाँ ये बात कह रहे हैं, बिहार में पता नहीं ये बात कितनी कही जाती है। हुँ, लेकिन जो नई पीढ़ी है, वो किस तरह से कनेक्ट करती है, जब आप बताइए उसको कि बिहार की क्या उपलब्धियाँ हैं, कितना बड़ा रहा है और अब आज किस हालत में है। ये हम अभी, एक नई किताब आई है विलियम डेल रिम्पल की, अभी नई किताब आई है द गोल्डन रोड। उस जी, गोल्डन रोड में पढ़ते हुए एक 3 लाइन का कोट है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ जीरो बिहार ने नहीं दिया था या भारत ने नहीं दिया था, जीरो तो हुँ, यही था। उसके अलावा जो 9 लेटर है जो आज सारी दुनिया जानती है, वो 9 लेटर भी बिहार ने दिए थे। और ब्राह्मणी लिपि में, अशोक के समय में वो 9 लेटर सबसे पहली बार लिखे गए थे ब्राह्मणी लिपि में, अशोक के समय, ईस्वी हुँ, पूर्व 380, 379, 78 के आसपास। जी, ये हमने पढ़ते हुए अपने बच्चों को बताया और उनको इतना गर्व हुआ इस बात को लेकर के, वो बहुत चीजें नहीं जानते हैं बिहार बिल्कुल की, गर्व की लेकिन बात है। तो हम लोग सिर्फ गर्व कर सकते हैं अतीत की उपलब्धियों पर, या अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि हासिल कर रहा है उसको लेकर। तो जी, प्रशांत किशोर ने गर्व करने का एक मौका दिया है लोगों को। ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी होगी बिहार में। हम पहले भी कह हुँ, चुके हैं, कई बार कहे हैं, और हम बहुत, हमारा इस बात को हम मानते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि उनको कुछ हासिल नहीं करना है बिहार में सत्ता लेकर के। बिहार का मुख्यमंत्री से वो कम मशहूर नहीं है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। तो और न उनके पास कोई पैसे रुपए की कमी है, न पावर की कमी है, न पहचान की कमी है, उसके लिए वो नहीं हुँ, कर रहे हैं।
वो बार-बार कह रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए करना है। तो ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हमने उस दिन भी कहा था कि वो मुस्लिम को मोदी फोबिया, बीजेपी फोबिया मत दिखाएं, वो कोई जातिवाद के लफड़े झगड़े में मत पड़े, वो योग्यता के आधार पर कैंडिडेट चुने और अपने इस थ्योरी पर अड़े रहे कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव लाना है, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, बिहार में वो व्यवस्था बनानी है जिस व्यवस्था में बिहार के नौजवान को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े और बाहर नौकरी खोजने के लिए नहीं जाना पड़े। अगर वो इस अपने इस सिद्धांत पर बने रहते हैं तो वो सबसे बड़ी चुनौती होंगे नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को आज तक पिछले 20 साल में कोई चुनौती इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोई भी आदमी आकर के उनके सुशासन के आइडिया को चैलेंज नहीं करता था। तो किसी ने उनका जो विकास जिस रास्ते पर बिहार को लेके गए उसको कोई चैलेंज नहीं करता था। कोई उनके ऊपर वो सैक्रोसेंट हो गए थे। नीतीश कुमार एक होली काऊ हो गए थे, पवित्र गाय, कि नीतीश कुमार के बारे में कैसे कहा जाए, वो तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने बिहार में इतना सारा काम किया, उन पर क्या कहा जाए नीतीश कुमार। तो ये उनको वो टारगेट करना शुरू किया है प्रशांत किशोर ने। और जिस तरह से नीतीश कुमार अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पर प्ले नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करते हैं, लालू यादव हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करते हैं कि हमारी ताकत 32% वोट की है। और अब तो खैर उन्होंने कम किया, नहीं तो वही हरा गमछा बांध करके और लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाते हुए और गाड़ियों का बड़ा बड़ा काफिला लेकर के निकलते थे। आप अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करते थे कि सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा लड़ने वाली जो 2 मिलिटेंट जातियां वो हमारे साथ है। आप स्ट्रेंथ पर प्ले करते थे, कभी नहीं हरा पाइएगा जो अंडरडॉग होगा उसको, जो अपने वीकनेस पर प्ले कर रहा है। नीतीश कुमार अपने वीकनेस पर प्ले करते थे कि कमजोर, दलित, वंचित हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ, उनकी सभा में महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं। तो ये वो उस पर जाइए अगर, तो यहाँ प्रशांत किशोर भी अपने वीकनेस पर प्ले करेंगे कि उनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, कोई बड़ा कार्यालय बना करके वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अपना एक नए व्यक्ति आए हैं बिहार को बदलने का सपना लेकर, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, तमाम चीजें उनकी अभी डिस्कस होगी जब वो पार्टी बना लेंगे। अभी वन मैन आर्मी है प्रशांत किशोर की, और वन मैन आर्मी कई बार सफल भी होती है, कई बार बहुत सफल नहीं हो पाती है, तमाम सदिच्छा के बावजूद, तमाम अच्छी चीजों के बावजूद। तो अभी तो वन मैन आर्मी है। जब उनकी सेना तैयार हो जाएगी, जब उनकी पार्टी तैयार हो जाएगी, पार्टी का जो संविधान लिख रहे हैं लोग, वो संविधान सामने आ जाएगा, उनके तमाम आइडियाज आ जाएंगे, तब हम लोग उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर चर्चा करेंगे। अभी जो वन मैन आर्मी है उसका स्ट्रेंथ उनके आइडियाज हैं, उनकी सदिच्छा है, बिहार को बदलने के लिए जो उनके मन में सच्ची भावना है वो है, और जो उनकी अपनी उपलब्धि है जिस पर बिहार के लोग गर्व कर सकते हैं, वो उनको सामने रख देगा। देखिए, हम लोग लालू यादव के राज में दिल्ली आए थे, तो उस समय बड़ी शर्म की बात थी दिल्ली में बिहारी होना, बड़ी बिहारी कह के चिढ़ाया जाता था। नीतीश कुमार के बाद वो धारणा बदलनी शुरू हुई। बिहार को, नीतीश कुमार को बिहार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा, कॉर्पोरेट से लेके और अंग्रेजी मीडिया में नीतीश कुमार की चर्चा होने लगी, उनको बेस्ट सीएम चुना जाने लगा। और तब बिहारियों को लेकर के एक धारणा बदलनी शुरू हुई दिल्ली में। फिर नीतीश, अब उसके आगे की चीज है प्रशांत किशोर। उन्होंने मैं कल का ही बताऊं अजीत जी, कल संडे था, मैं पटना के एक बिजनेस क्लास परिवार में गया हुआ था गमी में शामिल होने, वहां 100-200 लोग थे। देखिए, तो चर्चा तो लोग प्रशांत किशोर की करने लगे हैं, और उनमें से किसी ने बीच में बहुत तेज आवाज में कहा कि अरे भाई, एक्सपायरी दवा तो हम खा ही रहे हैं बिहार के लोग, तो एक नई दवा का प्रयोग करके देख लेते हैं कि सफल होता है कि नहीं होता है। तो जब लोग इस तरीके से बहस करने लगे और प्रशांत किशोर कहने लगे हैं नीतीश कुमार के बारे में, अभी मानक गुप्ता के साथ मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि आप एक शब्द में कहिए कि वे क्या है, तो प्रशांत किशोर ने कह दिया हुए आलू रह गए, सब्जी के आलू है। तो और सब्जी बगैर आलू के भी बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है, तो वो सब्जी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बनती है। तो ये नीतीश कुमार की एक समय नीतीश कुमार की ताकत भी यही है कि वो बीजेपी के साथ भी उसी तरह से सहज रूप से एडजस्ट हो जाते हैं जितनी सहजता के साथ आरजेडी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। हालांकि ये उन दोनों पार्टियों की भी खूबी कहेंगे, क्योंकि वो दोनों पार्टियां भी नीतीश कुमार के साथ इसी सहज भाव से एडजस्ट हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको दिक्कत होती है नीतीश कुमार के साथ। तो वो एक राजनीति का एक गुण भी होता है वो, कि आप आजकल तो ये सबसे बड़ा गुण हो गया है, बल्कि कि आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े नेता 40-40 साल लोग कांग्रेस पार्टी में रहे, छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये आप देखिए, जिनकी 3 पीढ़ियां बीजेपी में, कांग्रेस में थी, रवनीत सिंह बिट्टू, वो राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहे हैं। बिल्कुल।
आप क्या कहिएगा, उनकी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में, उनके दादा हुँ, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जिनको हुँ। आतंकवादियों ने जिनकी हत्या की थी 1995 में अगस्त में। तो ये वो, और वो उनकी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में थी, और अभी 3 महीने पहले वो बीजेपी में गए। ये भी नहीं है कि कोई 3 साल हो गए हैं, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के ठीक मैंने पहले। पिछले दिनों जगदानंद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, और वहां विजय किशन जी बैठे हुए थे। अब बताइए, जो स्वयं जेल काट कर आए बिल्कुल, हैं, हत्या के जिनका मामले में। कन्विक्शन हुआ, बेटे के हुँ, कारण उन्होंने क्या-क्या यातना नहीं झेली, सजा याफ्ता हो गए, तो विजय किशन जी को बैठाकर आप बिहार में अपराध पर क्या बोलता है, प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और फिर जो हम कह रहे हैं बूढ़ों का प्रदेश, कि जब हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर देखी आरजेडी, मैं मानता हूँ तेजस्वी यादव युवा नेता, उन्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन लोग थे? भाई हाँ, जगदानंद जी, उम्र 65 प्लस, विजय किशन जी उम्र 65 प्लस, जयप्रकाश नारायण यादव उम्र 65 के करीब ही होंगे, और हाँ, तनवीर हसन उम्र 65। तो आपको यह संदेश भी देना होगा कि जब लड़ रहे हैं आप, तो बिहार को नया रोड मैप क्यों, क्योंकि अब बूढ़े तय नहीं करेंगे। जिस तरीके से चुनाव की बातें हो रही हैं, नए तय करेंगे कि बिहार का नेतृत्व क्या होगा। हाँ, तो ये हमने कहा ना कि तेजस्वी यादव को यूथ है, ये उनका स्ट्रेंथ है, उस पर वो नहीं हुँ, जा रहे हैं प्ले करने, यूथ को हुँ, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं वो, यूथ के साथ आप कनेक्ट करिए। उस दिन भी हमने खबर देखी, ये लाइव सिटीज़ पर ही खबर देखी कि वो राजभवन मार्च हो रहा है और उसमें तेजस्वी यादव नहीं है। तो हुँ, आप राजभवन मार्च का प्लान क्यों कर रहे हैं? जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप 17 तारीख को लौट के आ जाइए, तो 18 तारीख को रख लीजिए, लेकिन 18 को आपको चले बिल्कुल। जाना है दुबई। तो हुँ, आपने छोड़ दिया, इसमें जो मार्च करने का काम है वो दूसरे लोगों पर, ये दूसरे लोग करें। तो ये इस तरह से वो अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जमीन पर, ग्राउंड पर लोगों के साथ, और यूथ है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जो सबसे बड़ी युवा आबादी है उसको अपने साथ जोड़ने का, देखिए प्रधानमंत्री ने कितनी कोशिश की थी, नरेंद्र मोदी ने। परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तमाम तरह की जी, आलोचनाएं होती है, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर को जोड़ने के लिए अपने साथ जोड़ने के तमाम तरह के उपाय किए। तो हुँ, वो एक, लेकिन बिहार के सारे नेता प्रशांत किशोर को छोड़ दें, तो जो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, या कांग्रेस के भी जो नेता हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, या लेफ्ट का लीडरशिप हो, सब ओल्ड स्कूल के पॉलिटिशियन, सब पुराने स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं। सबको यही है कि अभी पर्दे के पीछे से कमरे में बैठ करके राजनीति करो, संगठन बनाओ, चुनाव आए तो रैली करो, बस हो गया। ये नहीं है, ये डे टू डे का नैरेटिव बनाने का खेल हो गया है पॉलिटिक्स, और जो नैरेटिव को कंट्रोल करेगा, जो माइंड को कंट्रोल करेगा, वही चुनाव जीतेगा। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए, नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए जेडीयू आरजेडी के पास कुछ नहीं है। ये भी एक बड़ा स्ट्रेंथ होगा प्रशांत किशोर का, क्योंकि वो तो पूरे देश का नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, तो पूरे देश में क्या नैरेटिव सेट करना है वो कर देते हैं। तो ये उनकी एक बड़ा बड़ा स्ट्रेंथ है, जो वो उसके जो नए नई तकनीक के साथ जिस तरह से वो घुल मिल जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से नारे नहीं, गढ़ने के भी अभी जब अभी आएगी, तो आप देखिए ना, देखिए। 2 दिनों पहले उन्होंने क्या बोलता है, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। मुझे अचानक याद आ गया, देखिए मैं दैनिक जागरण में आने से पहले आज अखबार में था। वो ओल्ड थॉट स्कूल वाला स्कूल अखबार था। तो जब जागरण आ रहा था और हमने देखा था आज अखबार में जब मैं था, कि जब भी प्रसार बढ़ाने की बात होती थी, हॉकर्स यूनियन से बात कर लो, हॉकर से बात कर लो, बात बन हम्म, गई। हम्म, हॉकर घर में अखबार फेंक ही देगा। जब जागरण की लॉन्चिंग हुई, लॉन्चिंग होने से 3 महीने पहले के जो एक्सरसाइजेज चल रहे थे, मैं आश्चर्य करता था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, जागरण के मालिकान। वो हम्म, एयरलाइंस मैनेजर के साथ कर रहे थे, वो महेश्वरी समाज के साथ कर रहे थे, प्रोफेसर्स के साथ कर रहे थे, और उन्हें गिफ्ट भी बांट रहे थे। मैं पूछता था कि इनके साथ आप क्यों मीटिंग करते हैं? बोले ये जो है ना, वो इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। हम्म? तो नैरेटिव वाली बात, नैरेटिव तो देखिए, यदि आपको बनाना है तो सिर्फ भाषण से और केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं, आपको छोटे छोटे देखो, समूहों के साथ। अब पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, चुनाव के समय जाते हैं, जो भी करना है सो चुनाव के समय करना है। जी। जबकि चुनाव के लिए माहौल बहुत पहले बन जाता है। आजकल तो वैसे भी लोग मन बना लेते हैं, बहुत पहले से मन बनाना शुरू कर देते हैं लोग, कि हम्म, किसको वोट करना है और क्या इशू उनको अपील कर रहा है, ये सब चीजें पहले से तय हो जाती है, पहले से सेटल हो जाता है। आप उसके बाद आखिरी समय में कितनी भी कोशिश करें, उससे बहुत चीजें नहीं बदलती हैं। तो पहले से माइंड कंट्रोल करें, जो आपने कहा कि किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के 3 महीने पहले से जो तैयारियां होती हैं, जी, जो जो चैनल लॉन्च करते हुए, अखबार लॉन्च करते हुए हम लोगों ने ड्राई रन किया है, या जो जिस तरह की चीजें होती हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पार्टी लॉन्च बिल्कुल। करने के पहले एक बड़े प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की तैयारियां जिस तरह से होती हैं, वो कर रहे हैं। तो बिहार में भी, बिहार ऐसा नहीं है कि कोई मंगल ग्रह की जगह है, बिहार में भी उसी तरह की चीजें हैं, जैसे बंगाल में है, या जैसे दिल्ली में थी, जैसे गुजरात में थी, थोड़ा बहुत फर्क होता है चीजों का।
उन फर्क उनको वो जो फर्क होगा उसको भी प्रशांत किशोर समझ ही रहे होंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। आप तो 100 वो एक डॉक्टरों से बात कीजिए, 100 डॉक्टरों से बात कीजिए, वो 1000 तक ट्रैवल कर जाता है और जहाँ तक उनके बात मरीजों ट्रैवल तक करती है, ट्रैवल कर बिल्कुल। जाता है। ये हाँ, आपको ये तो चुनना है कि कैरियर कौन होगा आपकी बात का। बिल्कुल। आपकी बात का कैरियर कौन है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हुँ, आपका कैरियर अगर डॉक्टर है, तो वो 1000 आदमी को रोज़ बता रहा है आपकी बात। बिल्कुल। तो हुँ, वो आपका कैरियर तो प्रशांत किशोर अभी कैरियर चुन रहे हैं कि जो उनका आइडिया है, उसका कैरियर कौन है, उस आइडिया को कौन पहुँचाएगा गाँव-गाँव तक, आम आदमी हुँ, तक, उसको उसको चुन रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं लोगों से वो। तो एक तरीका है उनका, इसलिए वो चुनौती होंगे, बड़ी चुनौती होंगे। हम लोग अभी चुनाव नतीजों पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या होगा वो तो जब होगा तो हम लोग करेंगे। अभी जो आपने पूछा था, जो स्ट्रेंथ है, जो जो वीकनेस है, जो थ्रेट है, अपॉर्च्युनिटी वो वो फिट है। अपॉर्चुनिटी है, उसमें नीतीश कुमार अभी सबसे बेटर पोजीशन है। जी, अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं के पास है कि वो अभी 10 लाख रोजगार दे दें जान चुनाव के पहले, तो वो हुँ, रोजगार दे करके एक माहौल बना सकते हैं, नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं, फ्री में पैसा बांट सकते हैं। बाकी लोग तो अभी घोषणा करेंगे, वो तो बांट सकते हैं, वो तो देना हुँ, शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं कि महिलाओं को 1-1 हजार रुपया महीना देंगे, युवाओं को 1-1 हजार रुपया महीना देंगे। तो अपॉर्चुनिटी भी सारी उन्हीं के पास है, जो नैरेटिव सेट बिल्कुल। करने का, एक लोक लुभावन घोषणा करने का, उस पर अमल करने का, वही उसी स्थिति में भी वही बैठे हुए हैं। तो अभी और उनकी छवि भी अच्छी है, उनकी छवि को लेकर के कोई ये नहीं कह सकता है कि परिवारवाद कर रहे हैं या भ्रष्टाचार किया है उन्होंने या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी ये चीजें नहीं, विफलता के आरोप जरूर केवल लग रहे उम्र हैं को प्रशांत लेकर किशोर, निराशा, उम्र को लेकर निराशा। उम्र को लेकर के है, और कामकाज में विफलता को जिसका इशू बना जी, रहे हैं प्रशांत किशोर भी और तेजस्वी यादव भी, कि अब बिल्कुल। कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे, अब कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई है, आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है, उस पर चैलेंजेज है। लेकिन वो सबसे बेटर पोजीशन है। लेकिन थ्रेट के तौर पर प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को अभी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स बनानी है, वो अभी बना नहीं पाए, और जो बना सकते थे, मौका था, तो वो गाड़ी पर बैठ करके घूम के उस मौके को गंवा रहे हैं। चलिए, तो देखिए आपने समझा कि जो बिहार में नया नारा है कि बिहार में 25 फिर से नीतीश, लेकिन हकीकत क्या है और बिहार क्या सोच रहा है, किधर बढ़ रहा है, क्या नैरेटिव तय हो रहे हैं, बैकरूम पॉलिटिक्स क्या हो रही है, इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, आपको हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।